मालकिन उम्रा करने गई तो अपनी 14 साला बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर इसके सारे काम करता। रात होती तो इसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। आधी रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबराकर उठा था। मेरे होश उड़ गए कि मालकिन की बेटी मेरे साथ। मालकिन उम्रे पर जा रही थी, इसीलिए सबसे ज्यादा मेरी जान अजाब में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती, करमो मेरा पूरा घर तेरे हवाले है, जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी और मुलाजम पर मुझे नहीं है। मेरा नाम करमदीन था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से करमू कहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के घर मुलाजमत पर था, इसीलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वो मुझे हर बात बता देती थी। कहने लगी, देख करमो, अपनी बेटी हिना को मैं घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं साथ में सर हिलाने लगा कि जी बेगम साहबा, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में वो 14 साल की थी, लेकिन थी जरा बावली किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली। मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसीलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गट्टे गोलियों से खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे की, मैं तो दंग सा रह गया। वो कैसे मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी हिना के साथ ही सोओगे, इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर मेरी तो पूरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरा तो दिमाग घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोचकर तो बात करें, ये तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगी, करमो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम हिना के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की ये बात किसी तौर पर मुनासिब नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं इन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं हिना के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक बेवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालिक की बहुत सारी ज़मीनें थी, जहाँ से इन्हें खूब पैसा आता था। घर इनका बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी। इस तरह से लाड से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो इस वक्त मालिक हयात थे। इन्होंने तो मालकिन को हाथों का छाला बनाकर रखा हुआ था। बहुत प्यार करते थे वो मालकिन से। मोहब्बत की शादी थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। हिना की पैदाइश से चंद माह पहले मालिक का कार हादसे में एक्सीडेंट हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती, आ जाएंगे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि इनका रवैया शुरू ही से मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बड़ा ही ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे इनका ये दुख देखा नहीं जाता था। जब हिना पैदा हुई तो पहले मालकिन बेतहाशा रोई, मालिक को याद कर करके, लेकिन फिर इनका दिल हिना के साथ लग गया। मालकिन के वालिदैन ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर लें, लेकिन मालकिन ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने शौहर के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया था। पूरा घर इन्होंने संभाल रखा था। तमाम मुलाजमीन को देखती थी। 14 साल का अरसा गुजर गया था। मैं मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार बाइतमाद मुलाजिम था। कारोबार की देखभाल भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के वालिदैन उम्रे पर जा रहे थे, इसीलिए मालकिन ने कहा कि वो भी उम्रा करने जाना चाहती है। ये सुनकर पहले तो हिना ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन इसके फाइनल पेपर्स थे और इसीलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च नहीं चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझे कह रही थी वो बात मुझे दुरुस्त नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर उम्रे पर चली गई और हिना कहने लगी, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँगी तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ बांध कर रखा और सर झुका लिया। जी जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट की भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से जिच हो जाता था।
وہ مجھ سے بازار کے کوئی 4 چکر لگواتی تھی، کہتی تھی جاؤ تم ہی میرے لیے سامان لاؤ گے، ڈرائیور نہیں جائے گا، نہ ہی کوئی دوسرا ملازم۔ مالکن بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی جو تھی مجھے یہ کہتی جاؤ کرمو، جو چھوٹی مالکن کہتی ہے وہ کر دو۔ بہرحال پورا دن ادھر ادھر کے کاموں میں ہی گزر گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے کوارٹر میں جانے لگا تو ہینا کہنے لگی تم کہاں جا رہے ہو کرمو؟ امی نے کہا تھا کہ تم میرے کمرے میں ہی سو گے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے مالکن کی بات یاد آ گئی۔ میں نے بیزاری سے ہینا کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا چھوٹی مالکن مجھے اپنے کوارٹر کے علاوہ کہیں پر نیند نہیں آتی۔ کہنے لگی امی نے کہا تھا کہ تم سو گے تو مطلب تم ہی سو گے، چلو شرافت سے آؤ میرے کمرے میں اور کلین پر جا کر لیٹ جاؤ۔ میں کمرے میں تو آ گیا لیکن مجھے سخت بے چینی سی شروع ہو گئی۔ ہینا اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے لیمپ آف کر دیا تھا۔ کمرے میں اس وقت کپ اندھیرا تھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک وہ 14 برس کی تھی لیکن میں تو 14 برس کا نہ تھا۔ مجھے مولانا صاحب کی ایک بات یاد آنے لگی جو کہ میں نے جمعے کے خطبے میں سنی تھی کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مالکن نے ایسا کیوں کہا کہ میں ان کی بیٹی کے کمرے میں اکیلا رہوں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ملازمہ کو ہینا کے ساتھ سلا دیتی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ ایک نظر میری بیڈ پر لیٹی ہینا پر پڑی تو اس کے چہرے پر جا کر میری نظر ٹک سی گئی۔ سوئی ہوئی بڑی معصوم سی لگ رہی تھی، بالکل ننھی پری سی۔ میں نے اپنی نظریں بدل لی، اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا کہ اس سے پہلے کہ مجھ پر شیطان حاوی ہو جائے میں سو جاؤں۔ منہ میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ گھڑی کے تیز الارم بجنے پر میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ ہینا نیند میں تھی، ہاتھ سے اپنی گھڑی کا الارم بند کر رہی تھی۔ میں نے سامنے لگے کلاک کی طرف دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھا، اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اسکول جانا تھا اور اس کا پیپر بھی تھا۔ مالکن نے کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلے مت بھیجنا، اسی لیے جب ہینا تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی ڈرائیور کے ساتھ میں جا کر اسے اسکول چھوڑ آیا۔ اس کے بعد میں زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے لگا، کتنی گندم آئی، کہاں پیسی، کیا ہوا کیا نہیں، یہ حساب سب میری ذمہ داری تھی۔ ان کاموں میں ایسا الجھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ہینا کو واپس لینے بھی مجھے ہی جانا تھا۔ جب تک میں نہ جاتا ڈرائیور بھی ہینا کو اسکول سے لینے نہیں جائے گا اور یہ مالکن کا حکم تھا۔ میں اپنے کام میں ایسا الجھا کہ میرے ذہن سے یہ بات یکسر نکل چکی تھی۔ 12 بجے ہینا کی چھٹی ہونی تھی اور مجھے 1:30 بج چکا تھا جب میرے فون پر بیل بجنے لگی۔ جب میں نے نمبر دیکھا تو مالکن کا تھا۔ میں نے بے نیازی سے فون اٹھایا تو مجھ پر بڑک اٹھی، کہنے لگی مجھے ہینا کی کال آئی تھی، وہ ابھی تک اسکول میں ہے، تم اسے لینے کیوں نہیں گئے؟ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا، یہ تو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ میں نے کہا مالکن وہ میں زمینوں کے حساب کتاب میں لگا ہوا تھا۔ مالکن کہنے لگی جاؤ جا کر اس کو لے کر آؤ۔ میں نے سارے کھاتے بند کیے اور گھر سے باہر نکلا۔ سامنے ڈرائیور کو میں نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ چھوٹی مالکن کو چھٹی ہو گئی؟ وہ کہنے لگا میں کیوں بتاؤں، مالکن تو تمہیں سب ملازموں پر سردار بنا کر گئی ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان باتوں کا خود خیال رکھو۔ ڈرائیور کی بات نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مالکن کیا گئی تھی، سارے ملازمین سر پر چڑھ گئے تھے ورنہ ان کے سامنے تو سر جھکائے رکھتے تھے۔ بہرحال میں فٹافٹ سے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور جب اسکول پہنچا تو پورا اسکول خالی ہو چکا تھا، صرف ہینا اسکول میں تھی اور چوکیدار۔ مجھے دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جتنی دیر میں گھر نہیں پہنچا وہ مجھے بس باتیں ہی سناتی رہی، کہنے لگی امی کو آنے دو، تمہارے کان نہ کھنچوائے تو پھر مجھ سے کہنا، میرا قصور تھا اس لیے میں چپ چاپ کر کے ساری باتیں سنتا رہا۔ گھر پہنچے تو باورچی نے کھانا تیار نہیں کیا ہوا تھا، ملازمہ نے بھی گھر کی صفائی ٹھیک سے نہیں کی تھی، بس اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا، مالکن کے بغیر تو پورا گھر ہی الٹا پڑنے لگا تھا۔ میں انہیں کچھ کہتا تو سب کہتے کہ تم بھی ہماری طرح ملازم ہو، زیادہ ہمارے سر پر سوار مت ہو۔ میں تو مالکن کے بنا بکھلا کر رہ گیا تھا۔ میں نے ملازمہ سے ٹھیک سے صفائی کرنے کا کہا، اپنی نگرانی میں پورے گھر کو صاف ستھرا کروا کر رات تک تھک چکا تھا۔ جب میں ہینا کے کمرے میں گیا تو وہ اونچی آواز میں اپنے اسکول کا کام یاد کر رہی تھی۔ میں لاؤنج میں صوفے پر جا کر سو گیا کیونکہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ رات کو مجھے لگا جیسے لاؤنج میں کوئی اور بھی موجود ہے، کسی کے قدموں کی چاک مجھے سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا
तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी हिना के कमरे के बाहर खड़ा कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कौन है वहाँ? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं यकदम उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त तक किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने लाइटें जलाई, वहाँ कोई नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बैरूनी जानिबी खुलता था। जब मैंने देखा तो इसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहाँ से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे के अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लॉन्च में आकर लेट गया और ये सोचने लगा कि ये कौन शख्स था जो रात के इस पहर अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझी। मैं हिना के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर क्लीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आने लगी तो हिना शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, अम्मी मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। अम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड पे अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वो मालकिन का हाथ ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं अपने बेड से उठा और अपना हाथ हिना के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफ़ी देर मैं खड़ा ये इंतज़ार करता रहा कि वो कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ इससे छुड़वाऊँ। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ इसके हाथ से अलग किया और दोबारा क्लीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं हिना के कमरे में ही सोने लगा था। एक रात बरवच्ची ने दूध की सरदाई बनाई तो कहने लगा कि तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वो सरदाई पी और रात को हिना के कमरे में चला गया और इस रात तो वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं तो सोया तो सुबह ही मेरी आँख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। इस वक्त तो हिना नहीं जागती थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो हिना वहाँ पर भी कहीं नहीं थी। मैंने इसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मेरा दिल तो दक सा रह गया था। मैंने तमाम लाजमीन को जगा दिया। सभी इसे ढूंढने लगे लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा रंग फक हो चुका था। मालकिन इसे मेरे भरोसे पे छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। जब मैंने तमाम मुलाजमीन से बात की तो तब मुझे पता चला कि बरवच्ची भी घर से गायब है। फिर मुझे ख्याल आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स को हिना के कमरे के बाहर देखा था। वो भागता हुआ किचन में गया था। शायद वो बरवच्ची ही था। मैंने फ़ौरन से मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात इनके गोश गुजार कर दी। मैं बरवच्ची का पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बरवच्ची के घर पहुंचो, इसका पीछा करो, मैं पुलिस को भी फ़ोन कर देती हूँ। भागम भाग बरवच्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि इसके बीवी बच्चे कहने लगे वो तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्लेदारों से पता चला कि सुबह सुबह बरवच्ची हिना के मुंह पर हाथ रखे इसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ पहुंची। सारी तफ्तीश के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरों की मदद से हमारी गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ इसमें नज़र आ रहा था कि बरवच्ची हिना के मुंह पर हाथ रख के ज़बरदस्ती इसे गाड़ी में बिठा रहा है। इस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ में गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे, गाड़ी सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बरवच्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था कि यहाँ इसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं इसकी तरफ जाने लगा जहाँ इसके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुंची लेकिन मैं इस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वो बरवच्ची और 2 मर्द मौजूद थे। इन्होंने हिना को रस्सियों से बांधकर एक कुर्सी पर बिठा रखा था। वो बेतहाशा रो रही थी और ये देखकर मेरा तो खून खुल उठा। मैंने आओ देखा ना ताओ और इन तीनों की धुलाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। इनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए हिना मेरे साथ लग गई। बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई। मालकिन ने हिना को साथ लगाया और रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत ज़रूर करोगे। मैंने कहा, मैं हिना को हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही हिना की तरफ। ये सुनकर मालकिन खुश हो गई। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।